नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम बात कर रहे थे वायुमंडल की, और वायुमंडल के अंदर हम जो तापमान की विशेषता के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो वायुमंडल को आपको पता ही है सामान्यतः कितनी परतों में विभाजित किया गया है, 5 परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे निचली परत आपकी क्या कहलाती है? सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल है। उसके जस्ट ऊपर वाली परत को हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। इसके ऊपर वाली परत को हम बोलते हैं मध्य मंडल या मीसोस्फीयर बोलते हैं, और इसके ऊपर आयन मंडल, और इसके और ऊपर चले जाएं तो ये कहलाता है बहिर्मंडल या आयतन मंडल। तो ये इस प्रकार से 5 परतें हैं वायुमंडल की, और इनमें से एक एक करके हम देखें तो पिछली क्लास का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो क्षोभ मंडल के बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बाकी परतों की बात करें तो हम बात कर लेते हैं किसकी? समताप मंडल को ले लेते हैं। फिर हम बात करेंगे मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद बहिर्मंडल की क्या क्या विशेषताएं। तो एक एक करके प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब तो वायुमंडल की एक परत की हम बात कर चुके हैं। अब दूसरी परत की हम बात करें तो इस दूसरी परत को हम बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इस मंडल की जो खोज की थी, कभी कभार पूछ सकते हैं समताप मंडल की खोज किसके द्वारा की गई, तो लिख लें ट्रिजांस डी बोर। तो ट्रिजांस डी बोर के द्वारा, ध्यान रखना, इसकी खोज की गई। तो समताप मंडल की खोज ट्रिजांस डी बोर ने की। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं क्या है। तो पहली चीज तो ध्यान रखें, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? समताप मंडल की ऊंचाई अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और दूसरी हम बात करें इस भाग की दूसरी विशेषता की, देखिए बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि तापमान की सामान्य ह्रास दर काम नहीं करती है। तापमान की सामान्य ह्रास दर कार्य नहीं करती। तो तापमान की सामान्य ह्रास दर इसमें कार्यरत नहीं है, कार्य नहीं करती है। और नेक्स्ट ध्यान रखना, इस मंडल में तापमान बढ़कर समताप सीमा तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो तापमान घट गया, यहाँ पर वो तापमान बढ़ गया, वहाँ पर -50 था और ये बढ़कर कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान यहाँ पर घट नहीं रहा है, तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए तापमान की सामान्य ह्रास दर काम नहीं करती। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखें, इस मंडल में या इस परत में
15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% ओजोन गैस पाई जाती है। 90% ओजोन गैस पाई जाती है। तो 90% तक ओजोन गैस यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल, ठीक है। तो ध्यान रखें, ओजोन मंडल किसे कहा जाएगा? समताप मंडल को ही हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी कुछ और विशेषताओं की बात करें तो देखिए, सामान्य तौर पर यहाँ पर कोई मौसमी घटना नहीं होती है, लेकिन भूपृष्ठ पर कभी कभार अचानक से बहुत ज़्यादा संवहनी धाराएं बन जाती हैं। तो इससे इस परत में बर्फीले क्या बनते हैं? बादल बन जाते हैं। बर्फीले बादलों को सिर्रस कहा जाता है। सिर्रस के नाम से ये जाने जाते हैं। तो सिर्रस बादल यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ध्यान रखें, आगे अगला पॉइंट लिखना, इस मंडल में कोई मौसमी घटना नहीं पाई जाती। कोई मौसमी घटना नहीं पाई जाती है, इसलिए यह जेट तथा वायुयानों के लिए अनुकूल होती है। तो जेट और वायुयानों के लिए ये क्या करती है? अनुकूल दशाएं बनाने का काम करती है। तो जेट और वायुयान के लिए ये अनुकूल होती है, ध्यान रखें। लेकिन कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखना, अगला पॉइंट लिखता हूं मैं, कभी कभी क्षोभ मंडल में अत्यधिक संवहनीय धाराओं के कारण समताप मंडल में बर्फीले बादलों का निर्माण होता है। बर्फीले बादलों का निर्माण होता है, जिन्हें सिर्रस कहते हैं। CIRRUS सिर्रस कहते हैं। तो सिर्रस बादल जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर बनने वाले बादल होते हैं। तो ये इसकी एक थोड़ी सी विशेषता है, समताप मंडल की विशेषताएं। और समताप मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। और आपको पता ही है, ध्यान रखना, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
पराबैंगनी किरणों को अवशोषित। इसके कारण भी यहाँ पर तापमान बढ़ता है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है ओजोन गैस। और पराबैंगनी किरणें क्या है, ओजोन गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कुछ ना कुछ मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर तापमान -50 से बढ़कर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो ये स्थिति आपकी बनती है किसकी, समताप मंडल को लेकर। इसी तरह से आपसे पॉइंट बनेंगे। अब देखिए हम अगली परत की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल। तो देखिए मध्य मंडल या मीजोस्फीयर की हम बात करें, मीजोस्फीयर, तो मीजोस्फीयर्स में क्या होता है, इस भाग में इसकी ऊंचाई ध्यान रखें, मीजोस्फीयर की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक मानी गई है। 80 किलोमीटर तक होती है। तो ध्यान रखें मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक मानी गई है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो पहली चीज तो ध्यान रखना, इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब -100 किसी और का पहुंचता ही नहीं है। बाकी किसी भी परत में क्यों बात कर लें, तो ध्यान रखना यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत। तो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपकी कहलाती है कौन सी, मध्य मंडल। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, मध्य मंडल कहलाती है सबसे ठंडी परत। और इसकी एक और विशेषता यहाँ पे ध्यान रखें, जो उल्का पिंड वाली घटना थी वो क्या दिखाई देती है, इसी भाग में दिखाई देती है। तो ध्यान रखें उल्का पिंड की घटना मध्य मंडल में होती है, मध्य मंडल में पाई जाती है। ठीक है। हालांकि जलना प्रारंभ कर देते हैं उल्कापिंड आयन मंडल से ही। उल्कापिंड जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ऊपर से ही जलना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो उल्कापिंड की घटना है जो रात में आपको दिखाई देती है खुले आसमान में, वो किस में दिखाई देती है, मध्य मंडल में। तो ध्यान रखना उल्कापिंड की घटना कहां पर होती है, मध्य मंडल के अंदर ही पाई जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मध्य मंडल की एक प्रमुख विशेषता यहां पर पाई जाती है। अब देखिए बात करें हम ताप मंडल की, तो इसके ऊपर की परत क्या कहलाती है, ताप मंडल कहलाती है, थर्मोस्फीयर कहलाती है, या इसको हम बात करें आयन मंडल, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल। ठीक है। अब देखिए आयन मंडल की क्या क्या विशेषता हो सकती हैं।
पहली चीज़ तो ध्यान रखना, इसकी जो ऊंचाई होती है, आयन मंडल को कितना माना गया है, ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक। ठीक है, 80 से 640 किलोमीटर तक माना गया है। इस मंडल में सभी गैसों के आयन पाए जाते हैं। आयंस पाए जाते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, अगली विशेषता, इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़कर 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए इसे तापमंडल भी कहा जाता है। तापमंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसको आयन मंडल आयनों की उपस्थिति के कारण बोलते हैं, और यहीं पर अगर तापमान तेजी से बढ़ता है तो इसको तापमंडल भी बोल देते हैं। अब ये काफ़ी बड़ी परत है, विस्तृत परत है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक है। तो ये कुछ सब परतों में विभाजित है, कुछ उप परतों में भी ये विभाजित रहती है। तो ध्यान रखें, ये जो आपका आयन मंडल है ये 4 उप परतों में आपका विभाजित दिखाई देता है। 4 उप परतों में ये नज़र आता है। ठीक है, तो देखिए आयन मंडल को इस तरह से यहाँ पर समझें। आयन मंडल की बात करें तो इस तरह से देखिए, आयन मंडल है ये पूरा, ये तो मध्य मंडल हो गया, मध्य मंडल के ऊपर ये पूरा का पूरा आयन मंडल है। ठीक है, यहाँ पर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर, ये 4 सब परतों में विभाजित रहता है। जैसे एक परत आपकी यहाँ दिखाई देती है, दूसरी परत यहाँ दिखाई देती है, तीसरी परत यहाँ पर होगी और चौथी इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 परतों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, एक परत जो है आपकी 80 से 99 किलोमीटर के बीच में होती है, इसको बोलते हैं डी परत, डी लेयर, ई परत, एफ परत, और सबसे ऊपर क्या आ जाएगी, जी परत आपकी आ जाती है। जी परत दिखाई देती है। तो ध्यान रखें, 80 से लेकर 99 किलोमीटर तक जो है वो किसको माना गया है, डी परत को 99 से लेकर 150 किलोमीटर तक माना गया है, और 150 से 300 किलोमीटर तक माना गया है, 380 तक, और 380 से लेकर 640 किलोमीटर में हो गई कौन सी, जी परत। तो ये उप परतें हैं, ये आयन मंडल की 4 उप परतें कहलाती हैं। ये पूरा का पूरा मंडल क्या है, आयन मंडल कहलाता है। अब इसकी क्या विशेषता है, ठीक है,
इसकी देखिए विशेषताओं की सीधी सीधी बात करें तो जो आपकी ई परत है, ये वाली परत है, पहली चीज़ तो ध्यान है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। जो रेडियो तरंगें आपकी आती हैं वो रेडियो तरंगें यहीं से परावर्तित होती हैं, चाहे एक तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, दूसरी यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, तीसरी यहाँ से परावर्तित हो जाती है, और बची कुची कहाँ से, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखें यहाँ से क्या होता है, निम्न आवृत्ति वाली डी परत की हम बात करें तो डी परत में क्या होता है कि न्यून आवृत्ति वाली, यहाँ पर न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें परावर्तित होंगी, न्यून आवृत्ति। यहाँ पर मध्यम आवृत्ति, मध्यम तथा न्यून आवृत्ति, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति। और इस भाग से न्यून, मध्यम और उच्च, तीनों प्रकार की आवृत्ति वाली तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। इस तरह से ये परावर्तित होती हैं। अब ई परत की पता लगाया था एक वैज्ञानिक के द्वारा, तो ई परत को हम बोलते हैं कैनेली हैवीसाइड परत, कैनेली हैवीसाइड परत। तो कैनेली हैवीसाइड परत बोलते हैं। और एफ परत की एक और वैज्ञानिक ने पता लगाया था, तो इसको बोलते हैं एप्लेटॉन परत, तो एप्लेटॉन परत के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आयन मंडल में 4 परतें हैं, सब लेयर हैं, उप परतें हैं। सबसे निचली वाली लेयर क्या कहलाती है, डी कहलाती है, और सबसे ऊपर वाली क्या कहलाती है, जी कहलाती है। तो ध्यान रखें सबसे नीचे कौन सी है और सबसे ऊपर कौन सी है, यही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यही आपसे पूछा भी जाएगा। तो इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। और यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, इतना आप जानते ही हैं, रेडियो तरंगें यहाँ से परावर्तित होती हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें हम आगे कुछ और चीज़ों की, तो इसी का आगे वाला भाग है। ध्यान रखें इसमें एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लें, अरोरा की घटना, अरोरा की घटना आयन मंडल तथा बहिर्मंडल दोनों में दिखाई देती है। आयन मंडल तथा बहिर्मंडल में पाई जाती है। और अरोरा की घटना में आपसे पहले भी बात कर चुका हूं इस बारे में। जैसे सूर्य है और सूर्य से रेडिएशन आपका निकलता है, सूर्य से क्या निकलती है, सौर तरंगें निकलती हैं। और ये जो सोलर रेडिएशन होता है ये कैसा होता है, ये सारा रेडियो एक्टिव होता है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये पृथ्वी का मान लीजिए इस तरह से वायुमंडल है, यहाँ पर शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और इसके आगे क्या आ जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, तो जैसे ये तो हो गया शोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, और ये हो गया आयन मंडल। और इसके आगे बहिर्मंडल। ऐसी स्थिति नजर आती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस भाग में प्रवेश करता है तो यहाँ पर आयन्स हैं और आयन तेजी से चमकने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ल्यूमिनस फिनोमिना दिखाई देता है, एक चमकदार घटना दिखाई देती है। और इसी चमकदार घटना को
क्या बोला गया है? अरोरा बोला गया है। इसी चमकदार घटना को अरोरा की घटना बोलते हैं। और अरोरा की घटना की हम बात करें तो नॉर्थ पोल पर इसको क्या बोलते हैं? अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। अरोरा बोरेलिस कहा जाता है। और यही घटना अगर साउथ पोल पर दिखाई देती है तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस करके ये दो तरह की घटनाएं नजर आती हैं। और सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अरोरा की घटना को उत्तरी गोलार्ध पर क्या बोलते हैं? तो उत्तर में इसको अरोरा बोरेलिस बोलते हैं और दक्षिण में इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा इसमें समझने वाला पॉइंट है। बस ये आपकी सारी की सारी बातें किसकी हो गई? ये आपकी हो गई आयन मंडल के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करें किसकी? बहिर्मंडल की। तो कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं बहिर्मंडल के बारे में भी या एक्सोस्फीयर के बारे में। बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ध्यान रखें ये क्या है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। और ये जो परत है ये जुड़ी रहती है किसके साथ? इसको बोलते हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। ठीक है, तो वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट कहलाती है वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। ठीक है, तो ये वॉन एलिसन रेडिएशन बेल्ट चुंबक मंडल या मैग्नेटोस्फीयर ठीक है से अलग होती है। ठीक है, तो वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है वो किसको अलग करती है? इसको मैग्नेटोस्फीयर से अलग करती है या चुंबक मंडल से इसको अलग करने का काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करें यहां पर, इस मंडल में तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इस मंडल में आपका पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखें, इसके ऊपर तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आवेशित कण मौजूद हैं और वो आवेशित कण आयंस क्या हैं? यहाँ पर तापमान में वृद्धि करने का काम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें बहिर्मंडल के ऊपरी भाग में प्राकृतिक कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल
सैटेलाइट्स परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता ही है कि अगर हम कृत्रिम उपग्रहों की बात करें तो कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। ये आप साइंस में पढ़ेंगे, मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये एक कहलाता है PSLV और एक कहलाता है GSLV। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना, पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ से झांकता रहता है, ये इस तरह से घूमता है, और दूसरा कैसे घूमता है, दोनों ध्रुवों के आसपास। तो PSLV और GSLV दो तरह के सैटेलाइट पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी भाग में बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो बहिर्मंडल ध्यान रखना अंततः क्या होता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लें अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसके बारे में, बहिर्मंडल अंततः अंतरिक्ष में विलीन होता है, विलीन हो जाता है। तो ये अंततः क्या होता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो ये तो विशेषताएं थी, हमने किसके आधार पर इसको विभाजित किया था, तापमान की या तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया था वायुमंडल का, तापीय विशेषता के आधार पर। और अगर अब हम देखें रासायनिक विशेषता के आधार पर, तो रासायनिक विशेषता के आधार पर हम देखें तो ये दो भागों में बांट देते हैं, सममंडल और विषममंडल कहलाता है। तो सममंडल और विषममंडल के रूप में ये जाना जाता है। तो इसको देखिए सिंपल तौर पर यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए। अगला हम बात करें रासायनिक विशेषता के आधार पर, रासायनिक विशेषता के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण, वायुमंडल का वर्गीकरण। तो रासायनिक विशेषता पर वर्गीकरण इसको करें तो दो भागों में इसको विभाजित हमने किया था पहले भी। ठीक है, एक तो आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं हम सममंडल, सममंडल कितना, 0 से 90 किलोमीटर तक। ठीक है, और दूसरा आपका कहलाता है विषममंडल, विषममंडल। और विषममंडल का विस्तार कितना था, 90 से 10,000 किलोमीटर तक विषममंडल को माना गया है। ठीक है, तो ये विषममंडल और सममंडल इसको हम बोलते हैं। और ये विभाजन, ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, मार्सेल एवं निकोलेट, मार्सेल तथा निकोलेट नामक वैज्ञानिकों द्वारा। मार्सेल और निकोलेट के द्वारा 1992 में शायद ये वर्गीकरण आपका दिया गया था, जिसको दो भागों में बांटा गया है। अब सममंडल की सामान्य सी अब परिभाषा देखें तो इस भाग में क्या होता है, गैसों का समान रूप से मिश्रण पाया जाता है। मतलब गैसें आपस में मिली होती हैं, गैसों में कोई विभाजन नहीं होता है कि इस सीमा तक कौन सी गैस बटी होगी, लेकिन यहाँ पर गैसों में विषमता पाई जाती है, इसलिए इसको अलग अलग परतों में बांटा गया है। तो उसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए विषममंडल की हम बात करें तो इसको अलग अलग परतों में फिर से विभाजित किया गया है।
और अलग अलग परतों में इसको किस तरह से विभाजित किया गया है, तो उसको यहाँ पर ऐसे जान लेते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ तक तो आपका हो गया, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से यहाँ पर 90 किलोमीटर तक, तो ये तो आपका कौन सा भाग हो गया, सममंडल वाला भाग हो गया, सममंडल। और सममंडल के अंदर ऊपर हम विषम मंडल की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से विषम मंडल मान लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। तो 90 से हम 200 किलोमीटर तक की बात करें, 90 से 200 किलोमीटर तक नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन। 200 से हम बात करें 350 किलोमीटर तक, 350 से 1100 किलोमीटर तक, और 1100 से हम चले जाएं 10,000 किलोमीटर तक। इस तरह से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है। तो यहाँ तो गैसों का समान मिश्रण पाया जा रहा था, इस भाग में गैसें क्या हैं, समान रूप से बिखरी हुई हैं इस भाग में यहाँ तक। लेकिन इसके ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, आणविक नाइट्रोजन की परत बोलते हैं इसको, आणविक नाइट्रोजन परत, ठीक है। इसके ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर क्या दिखाई देती है, यहाँ पर आणविक ऑक्सीजन की परत दिखाई देती है, आणविक ऑक्सीजन परत। और ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर आणविक हीलियम की परत दिखाई देती है, आणविक हीलियम, आणविक हीलियम परत, ठीक है। और ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर क्या नज़र आता है, फिर यहाँ पर आपका नज़र आता है आणविक हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से स्थिति दिखाई देती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपका किसका भाग है, ये कहलाता है आपका विषम मंडल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैसें आप देख रहे हैं अपनी अलग अलग सीमा रेखा के अंदर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो सममंडल के जस्ट ऊपर 90 से 200 किलोमीटर बीच के में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाई जा रही है, एटॉमिक नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक हीलियम, और उसके बाद क्या है, सबसे हल्की गैस पाई जाएगी, और वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो स्थल भाग से ऊपर की तरफ जाने पर इस तरह से ये परतें आपकी नज़र आती हैं। तो ये पार्ट आपको थोड़ा इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, वायुमंडल की। तो देखिए वायुमंडल वाला पार्ट आपका इस तरह से समाप्त यहाँ पर होता है। क्या क्या चीज़ें आपने इसमें जान ली, हमने वायुमंडल के कार्य अच्छी तरह से जान लिए, हमने वायुमंडल का संगठन अच्छी तरह से जान लिया, हमने वायुमंडल की संरचना भी जान ली। और संरचना को अगर आप देखें तो ये दो भागों में आपकी बट जाती है। एक तो संरचना हमने जान ली किसके आधार पर, तापीय विशेषता के आधार पर, और दूसरी हमने जान ली किसके आधार पर, रासायनिक विशेषता के आधार पर। तो ये वायुमंडल वाला टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, और इसको हम पूरे विस्तार से इसी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।